अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? वालेकुम सलाम सर। जी सर, आपकी बात क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आज हम अलजबरा का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर मतलब आज तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो या कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो वो प्लीज़ पूछ लें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको समझ आ गई है। तो अलजबरा का टॉपिक है, तो काफ़ी इजी टॉपिक है ये एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स जो हैं उनसे काफ़ी इजी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अलजबरा पढ़ चुके होते हैं अपनी मैट्रिक एफएससी में। तो को मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा इजी से। और अगर आप लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है लेक्चर तो फिर मुझे बताइएगा, मैं ताकि थोड़ा सा पेज अपना तेज कर लूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा अलजबरा में टेस्ट होती है वो होता है कि कोई भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी इक्वेशंस दी गई हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। यानी सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो बेसिकली अलजबरा है कि कोई इक्वेशन है, दो इक्वेशन हैं, तीन है, उनको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कोई ना कोई आप कंक्लूजन से फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म्स से मुराद ये है, जैसे हमारे पास है 2x और हमारे पास है 2x और साथ में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3x। तो इसके अंदर जो हमारे पास x है उसकी दोनों में सेम वेरिएबल है और उसकी पावर भी सेम है। तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इस पूरी चीज़ को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये जो 3x है 2x है इसको हम कहते हैं ये टर्म्स हैं। तो जहाँ पे इनकी पावर सेम है तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं। यानी अगर इसको मैं इक्वल करूँ तो ये 2x प्लस 3x जो है ये 5x के इक्वल मैं इसको लिख सकता हूँ। यानी जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में ऐड सब्सट्रैक्ट या उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन ना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बजाय मैं लिखूँ 2x² प्लस 3x, तो अब मैं इनको तो आपस में ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x है और यहाँ पे मेरे पास x² है। तो इनको मैं ऐड नहीं कर सकता। इसके मजीद सिंप्लीफिकेशन में क्या हो सकता है कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें मेरे पास है 8x² और दूसरी तरफ है मेरे पास 4x। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें से जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो मैं अलग कर सकता हूँ। यानी इनको मैं आपस में ऐड नहीं कर सकता। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मैं देख सकता हूँ कि जो 4x है वो दोनों में, दोनों टर्म्स में, तो मैं 4x को कॉमन ले सकता हूँ। 4x को जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास जो शुरू वाली टर्म है वो 2x बच जाएगी और जो दूसरी टर्म है उसकी जगह 1 बच जाएगा। इस तरह से मैं इसको फिर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये पेरेंथेसिस के अंदर हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ
मेरे पास है 3x - 2y ये पेरेंथेसिस में, और ये है +x - 7y। तो जस्ट मैं ये इनके पेरेंथेसिस को ख़त्म करके ना आपस में इंकॉर्पोरेशन कर देता हूँ, तो 3x - 2y +x - 7y इस तरह ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्लस की जगह माइनस है तो क्या होगा कि माइनस के इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ये बन जाएगा -x +7y। तो ये पेरेंथेसिस का यूज होता है। ओके, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन जो होती है कोई भी टर्म्स की आपस में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5y³ और ये मेरे पास इसके साथ लिखा हुआ है 4y4, 4y4। तो अब मेरे पास जैसे ये y है, इसके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो मैं इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 5 4 से 20 हो जाएगा, और y की जो पावर है वो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे जो हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, तो ये बन जाएगा 20/7। इसके अलावा अगर हमारे पास वो मैंने माइनस का डिस्काउंट था, इसका हमारे पास अगर 26 से पहले कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2x + 5, तो ये क्या होगा, तो मैं 3 को सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 6x + 15। अच्छा, इसके अलावा अब एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं फॉइल मेथड। फॉइल मेथड में क्या होता है, तो मेरे पास दो टर्म्स इस तरह से हैं, a+b, a+b, कोई भी हो सकता है, x+1, x+3 या इस तरह। तो जब मैंने इनको फर्दर एक्सटेंड करना है इन इक्वेशंस को, मैंने देखना है कि इनका सोल्यूशन क्या होगा, तो मैं इसके ऊपर फाइल मेथड अप्लाई करूँगा। तो फाइल मेथड में क्या होता है कि एफ का मतलब होता है फर्स्ट, ओ से होता है आउटर, और आई से इनर, और एल से लास्ट। यानी पहले मैं दोनों फर्स्ट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं दोनों आपस में आउटर टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं इनर टर्म्स को करता हूँ, फिर मैं लास्ट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। ये फॉइल मेथड है। लेकिन मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ a × a+c प्लस b × a+b, मैं इस तरह से भी इसको कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से करूँगा या फॉइल मेथड अप्लाई करूँगा तो दोनों तरह से सेम आंसर आएगा। तो जो भी आपको आपकी हैबिट बनती है आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ बताया हो उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, मतलब अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि x² प्लस 6x + 8, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको मैंने अगर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना, जैसे फॉइल मेथड था ना उससे मैंने एक्सपेंड किया था, तो इस चीज़ को मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ। ऐसे सर टाइप कुछ कहना चाह रहे हैं सर प्लीज। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बाकी पार्टिसिपेंट को भी नहीं आ रही कि नहीं, मेरे साथ मसला है? काइंडली मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जी, आपने तो कुछ कहा था कि मेरी आवाज़ का इशू है। तो सर थोड़ा सा माइक का जी करीब सर। कर ले। हाँ सर सर की कट आवाज़ में कट थोड़ा नहीं सा। रही। सर कट नहीं रही सर, मतलब इस तरह आ रही है कि बात की सही समझ नहीं आ रही। थोड़ा अच्छा, स्लो अभी स्लो आ रहा अभी है। बताइएगा, अभी ठीक आ रही है? नहीं, सेम सेम है। पहले जब आपने स्टार्ट किया वही क्लियर था, अभी थोड़ा वो डेंस सा आ रहा है। अच्छा, मैंने हेडफोन लगाया है, तो मैं change करता हूँ। अभी मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? जी सर, गुड हो गया। आदमी की तबीयत भी खराब है इसलिए, तो आवाज़ का वैसे भी इशू है। अच्छा, इसमें ना अब हम, अगर यहाँ पे किसी को कोई अगर मतलब क्लियर ना हो, मेरी आवाज़ कभी कट हो हुई हो,
या कोई चीज़ आपको समझ में आई या मैंने गलत कवर की हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसमें यह है कि ना मेरे पास अब ये एक्सप्रेशन है x² + 6s + 8। अब जैसे फॉइल मेथड था ना, उसमें मैंने मतलब वो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है। लेकिन अब मैं इसको वापस उस फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ, कोई और क्वेश्चन है जिसमें मुझे वापस उस फॉर्म में लेके जाना। तो इसके लिए क्या होगा कि मैं ना दो ब्रैकेट्स इस तरह से बना लूंगा, और मुझे पता है कि यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स और यहाँ पे भी लिख दूंगा एक्स। अब मैं कोई ऐसे दो नंबर्स देखूंगा कि जिनको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए, लेकिन जब मैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 6 आए। तो आपके ख्याल से वो कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 4 and 2। 4 और 2 हो सकते हैं। 4 और 2 को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 8 आता है, और जब मैं 4 और 2 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 6। ठीक है। तो यानी 4 और 2 मेरे पास वो नंबर बनते हैं। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन हैं दोनों। ठीक है। और मुझे इन दोनों को आपस में ऐड करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 6 है, अच्छा इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कि ये बन जाएगा x + 4 और x + 2। ठीक है, इसका ये आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसको जब फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमने सही किया है या नहीं, तो इसको मैं करके देखता हूँ x × x + 2 और +4 × x + 2। ठीक है, या फॉइल मेथड से कर सकता हूँ या इस तरह कर सकता हूँ। तो ये देगा x² + 2x + 4x और +8। तो इन दोनों को जब मैं आपस में ऐड करूंगा तो ये वही 6x + 8 बन जाएगा। ठीक है, ये यानी हमने इस तरह से सही सॉल्व किया। अब एक चीज़ है कि प्लस मुझे यहाँ पे ऐड करना है या माइनस ऐड करना है, ये चीज़ मैंने कैसे देखनी है? ये चीज़ मैंने ऐसे देखनी है कि जो दो नंबर्स हैं आपने देखना है, आपने उनमें उनको आपस में ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसकी जगह लिखा हुआ है x² - 6x + 8। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लिया x और यहाँ पे भी लिख लिया x। अब आपके ख्याल से दो नंबर कौन से होंगे जिनको जब मैं ऐड करूँ तो ये -6x बन जाए और जब मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बन जाए? सर -4 and -2। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, -4 और -2। ठीक है, तो ये यानी इस तरह से मुझे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे माइनस का ऐड करना है या प्लस का ऐड करना है। अच्छा, अब ये तो दोनों में प्लस था या दोनों में माइनस था। अब कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। ये किस तरह से हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है x² और +2x - 8। अच्छा, अब मैं इसको लिखता हूँ x और इसको लिखता हूँ x यहाँ पे। अब आपके ख्याल से कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा और ऐड करूंगा तो 2 आएगा? सर 4 - 2। सर प्लस का 4 और माइनस का 2। एग्जैक्टली, +4 और -2। तो यानी हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि एक तरफ प्लस आ रहा है, एक तरफ माइनस आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जीआरई में टेस्ट होती है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई इक्वेशन दी गई है, यही इक्वेशन है ना, इसमें मुझे जीआरई में इस तरह से दिया गया है कि x² + 2x - 8 = 0। ठीक है। अब मैंने इसको जो फर्दर सॉल्व किया ना, तो मुझे पता चल गया x + 4 है और x - 2 है, तो ये = 0 है। ठीक है। अब इससे मैं एक चीज़ अखज़ कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है। तभी 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कोई भी नंबर है, अगर ये 0 है तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 आएगा। इस तरह अगर ये कोई भी नंबर है ना और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर भी 0 आएगा। यानी मुझे इसके इस इक्वेशन से ये अखज़ मैं कर रहा हूँ कि ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ 0 के इक्वल है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मैं बारी बारी दोनों को लिखता हूँ, कि पहले मैं लिखता हूँ x + 4 = 0 और x - 2 = 0। तो मुझे पता चल जाएगा कि x की वैल्यू या तो -4 हो सकती है या फिर x की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से ये जीआरई में सॉल्यूशंस टेस्ट होते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें इक्वेशन दे सकते हैं और
आपसे कह सकते हैं कि एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो आप आपको आंसर्स में या तो -4 दिया गया होगा या 2 दिया होगा। अच्छा, इसके अंदर अब एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स, यानी कुछ ये जो दोनों सॉल्यूशंस मैंने फाइंड आउट किए हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसे होती हैं जिनसे इक्वेशन से सॉल्यूशन तो दो निकलते हैं, लेकिन वो दोनों उसके सॉल्यूशन होते नहीं हैं। तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि हम एंड पे एक्सट्रेनियस रूट जो है ना उनको चेक करें। अच्छा, उसकी एग्जांपल मैं आपको बाद में देता हूँ। तो जो अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है 8x² -32x, तो मैं अब इस ये x है और ये x² है, मैं इनको आपस में ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके ख्याल से इसको मैं किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्रेटेस्ट फैक्टर और आपस में ऑपरेशंस, उन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए बताएं कि मैं इस इक्वेशन को फर्दर किस तरह से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सर एक मेथड है, शायद हमने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन उसमें हम इस तरह नंबर ऐड और माइनस कर लेंगे जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसका एक्सपेंड कर दें, तो बी की वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं कि उसको प्लस भी कर ले और माइनस भी कर ले। अगर प्लस वाला हिस्सा हम इससे ऐड कर ले तो इसकी परफेक्ट स्क्वायर बनती है, और फिर हम नेगेटिव वैल्यू इसके साथ लगा लेंगे। जी, लेकिन वो अब उसमें आप बी स्क्वायर की चीज़ तो ऐड कर देंगे, लेकिन अब ये जो 8 है ना ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे जी आपको सर। कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा चक्कर। अगर हमारे पास ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है ना, और ये चीज़ मेरे पास इस तरह से बन रही है कि 2ab बन रहा है, जैसे आप वो इक्वेशन बता रहे हैं कि हमारे पास जो a+b का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a² +2ab +b²। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो 32 है ना, उसके अंदर 2 है और कोई ना कोई वैल्यू a है, कोई ना कोई वैल्यू b है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुझे नहीं पता चलेगा a क्या है b क्या है। a अगर मैंने पता कराना है तो वो यहाँ से बन जाएगा √8 और x, फिर √8 मैंने 32 में से कैसे साइड पे करना है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चक्कर बन जाएगा। तो चैट में क्या मैसेज आ रहा है? जी जी जी, एग्जैक्टली, हम लोग इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ले सकते हैं जिससे ये क्वेश्चन जो है ना उसका सोल्यूशन अप्रोच करने में थोड़ा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये था 8x स्क्वायर -32x, तो इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इनमें से ना 8x को कॉमन ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब अलजबरा का ना मसला यही होता है कि जब अलजबरा की इक्वेशन आती है ना, तो हम बस उसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि हमें पता नहीं इसके साथ कुछ क्या, पता नहीं इसकी सर्जरी करनी है। लेकिन हमने थोड़ा सा अपनी रीजनिंग मेंटेन करते हुए हर क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना हर क्वेश्चन को। जिस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत है, जो क्वेश्चन हमारे इस तरह से है, जो कनंड्रम है, उसको ही हम उस तरफ लेके जाएंगे, वरना इजी क्वेश्चन को हम इजी ही रखेंगे। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 8x² -32x जो है वो जीरो के इक्वल है, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि या तो 8x जीरो होगा या फिर x-4 जीरो होगा। अगर 8x जीरो होगा तो इसका मतलब x जीरो होगा। ठीक है, और अगर मेरे पास x-4 जीरो के इक्वल होगा तो मेरे पास x जो है वो 4 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास क्वेश्चन में लिखा है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका फिर जो दूसरा सोल्यूशन है जिसमें x इज इक्वल टू जीरो है, वो एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा, यानी x एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस रूट को जब मैं माइनस करूंगा तो इसको मैं कहूंगा कि ये फालतू है, ये किसी ने काम किया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो मेरे पास एक ही सोल्यूशन बनेगा जो बनेगा x, ये मेरे पास बनेगा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? फर्दर ये जी कॉन्सेप्ट, सर। जी ठीक है, थैंक यू। फर्दर ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो सकता है कि थोड़ी सी इक्वेशंस के अंदर पावर ज़्यादा ऐड कर दी, 3x³ y² +27
एक्स स्क्र वाई स्क्र और प्लस 60 एक्स वाई स्क्र। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? सर 3xy कॉमन लेंगे। जी, इसमें से हम कॉमन अगर देखें, 3xy² सर। 3x वाई स्क्र एग्जैक्टली, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बन गया एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 20। अब फर्दर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या बस इतना ही कर सकता हूँ? जी सर, जिस तरह हमने कह दिया कि हम इस तरह नंबर लेंगे जो 20 का मल्टीपल और 9 का हम माइनस और प्लस कर ले, 9x आ जाए। ठीक है, इसका मतलब है 4 और कि 5 आएगा सर। एक्स ये प्लस नंबर फोर बनता एंड है एक्स टू प्लस एंड फाइव फाइव एग्जैक्टली, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फाइव। यानी ये तीन एक्सप्रेशन, तीन टर्म्स मेरे पास ऐसे आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, सर ये लास्ट वाली लाइन दोबारा बता दें। लास्ट वाली लाइन मैंने कुछ नहीं किया, बस जो हम पहले कर रहे थे ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से, इसके वो फैक्टर्स बोलते हैं, इनको फैक्टर्स बना रहे थे। जैसे अब ये इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 2x-8, इसके मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। एक्स प्लस फोर एक इसका फैक्टर है और एक x-2 इसका फैक्टर है। अगर मुझे क्वेश्चन में x की वैल्यू बतानी है तो मैं इनसे बता सकता हूँ कि अगर ये जीरो के इक्वल मुझे दिया गया है तो एक्स प्लस फोर या तो जीरो होगा या x-2 जीरो। इसी तरह ये इक्वेशन है, इसको मैंने अभी कोई क्वेश्चन की बेस पे नहीं किया, वैसे मतलब समझाने के लिए किया है कि अभी यहाँ पे मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में है कि मुझे ये इक्वेशन जीरो के इक्वल दी गई है या कोई एक नंबर है जिसके इक्वल दी गई है, तो मैं इस जगह तक तो इसको इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। फिर आगे फर्दर मैं क्वेश्चन की बेस पे इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ कि अगर ये जीरो के इक्वल है तो इन तीनों में से कोई चीज जीरो के इक्वल तो होगी, तभी वो जीरो के इक्वल आएगा। इस तरह की इन्फ्रेंसेस मैं इससे निकाल सकता हूँ। आप ये चीज आपको समझ आ गई कि एक्स के प्लस 9x प्लस 20 है, इसको हमने ये फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखा है? यस सर। बस यही है, इसमें मैंने यही चीज डिस्कस की है, इसके अलावा मैंने कोई मतलब उससे आगे फर्दर डिस्कस नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा ना एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तो वो फिर एडवांस लेवल की चीज है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसे एक्सप्रेशन है जिससे फैक्टर्स नहीं बन पा रहे, कोई दो नंबर हमें ऐसे नहीं मिल रहे कि जो उसको प्रॉपरली हम लिख सकें, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक फार्मूला है इसके लिए। वो फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है, अच्छा मेरी आवाज़ किसी भी टाइम कम हो तो मुझे बताइएगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। जनरली हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें जो हमारे पास b होता है वो a और मतलब इसमें से मैं आपस में जब इनको मैं करता हूँ फार्मूला कोई बनाता हूँ, जैसे मेरे पास पीछे इक्वेशंस थी, तो उसको मैं जनरल इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे 2x² प्लस 6x प्लस 8, तो मैंने कह दिया कि इसमें 2 जो है वो a है, 6x की जगह b 6 है तो c, मतलब जनरल मैंने इनको वेरिएबल दे दिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसके लिहाज से मैं एक फार्मूला बना सकता हूँ x के सॉल्यूशंस का। वो फार्मूला जो है वो थोड़ा सा मतलब रट्टा लगाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और 2a, ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये उन इक्वेशंस के लिए है जहाँ पे आपने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल लिया उसका साइड पे, और आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया एंड तक, लेकिन फिर भी आपसे फैक्टर्स नहीं बन पा रहे, कोई इस तरह के नंबर ही नहीं है जो आपस में मल्टीप्लाई और ऐड होके वो वाले नंबर बनाए। तो या फिर वो चीज़ है भी सही, लेकिन फिर भी आप कहते हैं यार मैंने उस तरह नहीं करना, मैंने फार्मूला से करना, तो उसका जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो ये फार्मूला है, और इस फार्मूला का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, ये चीज़ मैं अब एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 10x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसको आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं क्या? जैसे मैं एक्स को एक तरफ लिखूं और दूसरी तरफ लिखूं, तो इसके कोई फैक्टर्स बन सकते हैं? नो सर। नहीं बन सकते। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है? अच्छा, अल्लाह करे कि ये आपके टेस्ट में ना ही आए, क्योंकि ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल रहता है। अच्छा, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू -4। ये मैंने इस इक्वेशन से जो है ना देख लिया कि मेरे पास जो ए है वो 10 के इक्वल है, ए एक्स स्क्र है ना, प्लस बी एक्स है तो बी 3 के इक्वल है, और जो सी है वो -4 के इक्वल है। अच्छा, अब जब मैं इसको फार्मूला में वैल्यूज को एंटर करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस √3² -4ac। ये बनेगा -4 इंटू 10 इंटू -4, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा इस फार्मूला को, तो मेरे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं या अगले टॉपिक पे मूव करूं? सर इजी है, कर लेंगे हम। ठीक है, बस इसको रट्टा लगाना है ये फार्मूले को, कि अगर कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे तो आप इस रट्टे से कर लें, या वैसे भी आप दूसरी तरह नहीं बनाना चाह रहे तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक फिर चीज आ जाती है, इक्वेशंस को आपस में जब रिलेट करते हैं ना, तो एक चीज आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, एक चीज को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट करने की जरूरत है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं जो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इजी चीज़ है ये भी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब मुझे x और y की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि मैं किसी एक इक्वेशन को ना x या y की फॉर्म में लिख लूँ, और दूसरी इक्वेशन में ना वही x या y की वैल्यू एंटर कर लूँ। ठीक है, जैसे अब इसमें मैं कहता हूँ कि जो पहली इक्वेशन है ना इसमें अब, अच्छा अब इक्वेशंस का मैंने ये चीज़ बेसिक चीज़ कवर नहीं की जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्योंकि मुझे था कि सबको आता होगा। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस वाई, थोड़ा सा देखते हैं कि ये चीज़ है ना, तो मैं जो दोनों, अगर ये इक्वेशन है ना, इसके दोनों साइड्स पे ना मैं कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ, यानी ये 17 है, इसको मैं दोनों साइडों पे -17 कर सकता हूँ। ठीक है, वाई है, इसको दोनों साइडों पे मैं कोई भी ऑपरेशन मैं अगर दोनों साइड पे करूँ तो उससे इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जीरो करना चाह रहा हूँ, तो मैं 3x प्लस वाई -17 करूँ और 17 - 17 करूँ, तो मैंने दोनों तरफ -17 ऐड किया, मैंने कोई इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा जीरो, और ये मेरे पास इक्वेशन इस तरह, इसी तरह मैं वाई को दूसरी साइड पे ले जा सकता हूँ, एक्स को ले जा सकता हूँ, एक यानी प्ले कर सकता हूँ मैं इक्वेशंस के साथ। ठीक है, अब ये मेरे पास जो दो वैल्यूज थी, कि मेरे पास एक वैल्यू है 3x, एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो मैं y की फॉर्म में पहली इक्वेशन को अगर लिखूं, तो ये मेरे पास जब मैं 3x को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा -3x, और 17 उधर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये वाली y की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x - 2 इंटू -3x प्लस 17 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इस तरह से हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब मुझे x की कोई एक वैल्यू आ गई जो कि नंबर के फॉर्म पे, फॉर एग्जांपल 7 आ गई, तो फिर वो मैं x की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी एंटर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करूँ या बस ठीक है समझ आ गई?
ओके, थैंक यू। अच्छा, अब एक और चीज़ है एलिमिनेशन मेथड, वो भी बहुत इजी है। उसमें क्या है कि मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 10, और दूसरी तरफ है मेरे पास 4x - 3y = -16। अच्छा sorry। अच्छा, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे जो कोई दोनों इक्वेशंस है ना, मैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं आपस में ऐड करता हूँ, तो ये 3y और -3y खत्म होके ये बच जाता है 6x = -6, और x मेरे पास आ जाता है, अगर मैं 6 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं, तो x मेरे पास आ जाता है -1। तो इस तरह मुझे x की वैल्यू पता चल गई, किसी भी एक इक्वेशन में डालूंगा और y की वैल्यू पता चल जाएगी। इस चीज को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, वी कैन ऐड, ठीक है, जी आपसे कह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर मैं y x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालूंगा तो y आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये दोनों सेम नहीं थे। ये मेरे पास जैसे 2x + 3y = 10 है, और यहाँ पे मेरे पास है 4x और -3y के बजाय मेरे पास है -6y। तो ये मेरे पास -6, अब मेरे पास दोनों चीज़ें सेम नहीं है, अब मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा कि मैं दोनों इक्वेशन में ना कोई एक वेरिएबल का कांस्टेंट सेम कर लूँगा। ठीक है, जैसे अब ये +3y है ना, तो इसको मैं अगर, मुझे लग पता है कि +6 हो जाए ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 2 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को कोई कुछ डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, दोनों साइडों पे ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 4x + 6y = 20 के इक्वल हो जाएगा। अब जब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 8x, और ये +6 -6 आपस में कट जाएंगे, और 8x = 4, और x मेरे पास 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अच्छा, एक चीज़ होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन में टेस्ट होती है, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू, एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि 2x + 3y = 4, इस तरह कह रहे हैं। और क्वांटिटी ए उन्होंने मुझे बोली है एक्स है, और क्वांटिटी बी मुझे बोली है वाई है, और उन्होंने पूछा है ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो इसके अंदर ये होता है कि जितने हमारे पास वेरिएबल्स है ना, उनको सॉल्व करने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर खाली एक्स होता ना, कि 2x = 4, बस एक ही वेरिएबल होता, फिर तो मैं एक्स का पता कर सकता हूँ कि x2 के इक्वल है। लेकिन अगर मेरे पास 2x + 3y = 4 है, तो मैं नहीं पता कर सकता कि x किसके इक्वल है या y किसके इक्वल है। तो इसका मतलब जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन। हाँ, इसके साथ मुझे एक और इक्वेशन दे दी। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि साथ में इक्वेशन है 2x + 5y = -18। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो जीआरई में आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं उसमें एक इक्वेशन है और साथ कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई, कि एक्स की कोई कंडीशन दी हो कि एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, या वो इवन होगा, या वो मल्टीपल ऑफ फलां फलां होगा, कोई कोई कंडीशन नहीं दी हुई, सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है और पूछ रहे हैं एक्स क्या है वाई क्या है, तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है? जी सर, तो सर इसका आंसर हमारे पास डी आएगा। जी एग्जैक्टली, डी आएगा। ये बस आपने एक चीज, एक रूल बना लेना आज से, कि जितने वेरिएबल्स के लिए मैंने सॉल्व करना है मुझे उतनी ही इक्वेशन चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वेरिएबल्स आते हैं कभी कभी, जैसे मैं कहता हूँ w - 2x + 3y। अच्छा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? जी सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब मेरे पास एक ये एक्सप्रेशन है, और मेरे पास दूसरा है 2w + x - 4y = -14। अब अगर आप गौर करें तो मेरे पास 3 वेरिएबल आ गए हैं। मेरे पास एक w आ गया, एक मेरे पास x आ गया, एक मेरे पास y आ गया। तो अब अगर 3 वेरिएबल आ गए हैं तो मुझे इसके लिए कितनी इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए?
तो 3 ही चाहिए। डी नहीं चाहिए, इन दो इक्वेशन से मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं डी बताऊंगा इसका आंसर। अब मेरे साथ पास अगर एक और इक्वेशन है ना, कि मेरे पास साथ में वो कहते हैं 3w माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करके कुछ कर लूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं देखूंगा कौन सी इक्वेशंस का ज्यादा इजीली मैं आपस में कॉन्स्टेंट्स को रिलेट कर सकता हूँ, जिसको ज्यादा नंबरों से मल्टीप्लाई ना करना पड़े। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ना, एक और चीज़ है कि आपके पास ये इक्वेशन थी ना, ये अब जैसे इसमें आप कहते हैं कि यार मैं ना एक्स को एलिमिनेट ना करूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 8x और ये 2x है। तो अब आप कहते हैं मैंने y को एलिमिनेट करना है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम मेरे पास बनता है 15। तो आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। यानी आपने दो कॉन्स्टेंट्स को सेम करना है, तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इक्वेशन, मेरे पास तीन इक्वेशन है, इनको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? इनको सॉल्व करूँ या बस ठीक है, समझ आया कि ये तो ठीक है, समझ आ गई। ठीक है? आपके अलावा, सरकाइब के अलावा कोई मतलब सॉल्व करवाना चाहें तो काइंडली बता दें। ठीक है, यानी सबको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अलजबरा में कि हम जो इक्वेशंस हैं उनका स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है कि क्यूब रूट ऑफ 3x + 11 इज इक्वल टू 2। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ x की वैल्यू? सर इसकी दोनों साइड पे हम क्यूब लेंगे, तो क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, तो हम फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसको मैं अगर क्यूब लेता हूँ, 3x + 11 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। और फर्दर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है कि मेरे पास सॉल्यूशंस होते हैं, सॉरी, कि मैं कहता हूँ x² इज इक्वल टू 25। अब आपके लिहाज से x की वैल्यू क्या होगी? सर +-5। एग्जैक्टली इस इक्वेशंस के मेरे पास, मैंने पहले भी एक क्लास में कवर किया था कि दो इसके सॉल्यूशंस होंगे, +5 भी होगा, -5 भी होगा। क्योंकि जब मैं +5 को +5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरे पास 25 आएगा, और जब मैं -5 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तब भी मेरे पास 25 आएगा। ठीक है। लेकिन जब मेरे पास स्क्वेयर की जगह स्क्वेयर रूट है, कि मैं कहता हूँ स्क्वेयर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू x, तो अब x के कितने सॉल्यूशंस होंगे? सर x = +5। एग्जैक्टली इसमें अब होता होना तो ये चाहिए कि स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या है, कि कोई से ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर करने से ये वाली चीज आए, तो -5 को भी करने से यही आ रहा है। ठीक है। होना तो -5 भी इसका सोल्यूशन चाहिए अगर आप देखें। लेकिन स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर ये होता है कि जो इनर वैल्यू है ना उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो इसमें हम सिर्फ +5 को सोल्यूशन लेंगे। अच्छा, उसके अलावा अलजेब्रा में क्या हो सकता है? उसके अलावा एक्सपोनेंट्स में मैंने ये चीज़ कवर की थी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बेस में है 5 और इधर है 25, और यहाँ पे मेरे पास है 2x - 3, और यहाँ पे है 2x + 1, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? जी सर। सर 25 को भी हम 5 की शक्ल में आ जाएंगे, इसकी स्क्वायर लेंगे तो फिर हमारे पास 5 सेम है, तो उसकी बेस अगर सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली। तो मैं इसको किस तरह कर सकता हूँ? अच्छा, चैट ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? कोई क्वेश्चन तो इसमें ठीक है। अच्छा, इसको मैं सॉल्व ना करूँ क्योंकि आपको समझ आ गई है? अगर कोई मतलब किसी की विश है कि मैं सॉल्व करूँ तो प्लीज़ बता दें। अच्छा, इसके अलावा अलजेब्रा में, एक सेकंड दीजिए।
अच्छा, इसके अलावा ना अलजबरा में एब्सोल्यूट वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, और अभी हम इक्वालिटीज पढ़ रहे हैं। और अच्छा सर, शाम क्या कहना चाह रहे हैं? सर शाम, आप काइंडली अनम्यूट कर दें और मुझे बता दें प्लीज़, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी। और सर मैं जस्ट ये पूछ रहा था कि जो एलिमिनेशन मेथड हमने टू इक्वेशन केस में किया था, जैसे हमने y को यहाँ पर एलिमिनेट किया, तो क्या जब हम थ्री इक्वेशन मॉडल लेंगे तो उसके अंदर भी हमें तीनों इक्वेशन के अंदर y को एलिमिनेट करने के लिए सेम प्रोपोर्शन देनी पड़ेगी? उसके अंदर आप ये कर लेना कि पहले आप टू इक्वेशंस को साइड पे करके ना कोई रिलेशनशिप बना लें किसी एक वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल y का बना लें कि y इज इक्वल टू 3x प्लस डब्ल्यू फॉर एग्जांपल। ठीक है, यानी ये आपने दो इक्वेशन से एक चीज बना ली, उनको आपस में आपने सब्स्टिट्यूट किया या एलिमिनेट किया या जो भी किया। अब आपने उन दो इक्वेशन से जो रिलेशनशिप बनाया है ना, उसको आप थर्ड इक्वेशन के अंदर एंटर कर दें, यानी उसको आप थर्ड इक्वेशन के साथ रिलेट कर दें। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास ये चैट क्लियर हो गया, ठीक है। और किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है उस क्वेश्चन में? यानी उसमें वो क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, मेरे पास ये तीन इक्वेशंस है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले ना मैं क्या करूँ कि इन दोनों को आपस में रिलेट कर लूँ कि ये मेरे पास जो पहली दो है ना, इसमें से अब मेरे पास -2x है, नीचे x है। और मैं चाहता हूँ ये दोनों आपस में कैंसिल होके x किस में से खत्म हो जाए, बस y और w रहे। तो मैं नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4w प्लस 2x और ये बन गया 8y, इस तरह बन गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा 5w, क्योंकि ये 4w होगा ना, 5w और x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5y-15, ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन है ना, उसको मैं क्या कर सकता हूँ कि थर्ड इक्वेशन को मैं सेकंड के साथ रिलेट कर लूँ। ठीक है, यानी आप आपस में प्ले करते रहें, या इस चीज़ को 5w को मैं क्या करूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँ, दोनों का एलसीएम बना लूँगी, इसको 15 बना लूँ, इसको 15 बना लूँ, और इस 15w की जगह जो ये वाली वैल्यू इसकी बन रही है वो एंटर कर दूँ। तो इस तरह से मैं प्ले करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब आप कुछ भी अप्रोच फॉलो करें, आपस में प्ले करें उनको, जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आप जो भी करें आपकी मर्जी है। कई तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई भी स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे बताते हैं कि क्वेश्चन में ये जो मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है, दैट इज इक्वल टू 14। तो अब आपके ख्याल से एक्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है? सर एक्स का 14 ही आएगा, कि अगर ये एब्सोल्यूट है तो मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है तो वही आएगा। जी, अब मेरे पास ये इक्वेशन है कि मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि मैं 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 14 ही आएगा। 14 आएगा, और -14 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो क्या आएगा? वो भी 14 आएगा। वो भी 14 आएगा। इसका मतलब एक्स के दो सोल्यूशन बन जाते हैं, 14 और -14। इस चीज़ की समझ आए? जी जी। हाँ, इसी तरह अब हमारे पास, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब इनइक्वालिटीज में डाल देते हैं। इनइक्वालिटीज को मैंने आज कवर नहीं किया क्योंकि वो फिर, अच्छा अलजबरा में इक्वालिटीज के लिहाज से मैं मुझे सेकंड देखने दें कि वो क्या हो सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है,
फंक्शंस हो सकते हैं। फंक्शंस को अभी स्टडी नहीं करते, 10 मिनट रह गए। तो आपका कोई आज तक जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको भूलती हो या वीक हो, तो प्लीज़ मुझे बता दें। सर बस यही कमजोरी है अभी तक के, जो वोकेबलरी हम याद कर लेते हैं तो आज तो हम्म, पूरा दिन याद रहता है, लेकिन जब कल फिर देखते हैं तो जब तक आंसर नहीं देखते या जो रिवाइज हमने लिखी होती है उसकी मीनिंग नहीं देख लेते तो वो जहन से मुकम्मल निकल जाता है। तो अच्छा। क्या करना और है मुझे इसका? जी जी जी। मुझे ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल आप एक दिन में कितने वर्ड याद करते हैं? तकरीबन एक मैंने वो मगूश वाला लिखा हुआ है तो उसकी एक एक दिन की जो शीट होती है वो याद कर रहे, तो तकरीबन कभी 5 लफ्ज होते हैं नए नए, तो 10-12 लफ्ज होते हैं लेकिन उसमें तकरीबन 4-5 जाते हैं लेकिन 6-7 नए लफ्ज आते हैं। तो फिर उस पर मैं गूगल से और वो मेरी वेबसाइट से उसकी मीनिंग और पूरा उर्दू पश्तो सब की मीनिंग जब दिमाग में बैठ जाती है तब छोड़ता हूँ, तो वो बहुत टाइम अच्छा लेता है ठीक मुझसे। है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आप मतलब डेली न्यू वर्ड्स याद कर रहे हैं वो 10 तक होते हैं यानी अप्रोक्सीमेटली। जी सर, एवरेज 10 तक होता है। अच्छा, और अगले दिन आपको उनमें से कितने लफ्ज भूलते हैं? तकरीबन आधे से ज़्यादा भूल जाते हैं अच्छा, क्योंकि वो 5-6 भूल बिल्कुल जाते नया लगता है, जिस तरह लगता है जिस तरह ये मैंने कभी देखे नहीं है। हैं। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए ये है। अच्छा सर श्याम, आपके मैं आता हूँ मैसेज पे। अच्छा, उसमें ये है कि ना, जो आपको वर्ड्स भूल रहे हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वर्ड की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि आपने कोई एक वर्ड याद किया वो मुझे भूल गया। सर वो कल परसों मैंने एक लफ्ज़ याद किया था, लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। और शेमनिज्म, और एक आसान सा लफ्ज़ है लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं बैठता, इम्पार्शल। ठीक है, अब इसके लिए ये है कि एक दो तीन तरीके बताऊंगा मैं। अ, अच्छा, सारी क्लास के लिए ये फायदेमंद चीज़ है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ सरकाइद के लिए नहीं। एक सेकंड, मुझे स्क्रीन शेयर करने में हो रहा है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें यह है कि ना, एक तो आपको फॉर एग्जांपल आपने वर्ड याद किए 10 और उसमें से आपको 6 भूल गए, या 10 के 10 ही भूल गए। तो एक तो आप ये काम करें कि आप अपने पास एक ऐप डाउनलोड करें, एंकी ऐप। अगर मेरे पास हो तो, नीचे मेरे पास नहीं है। एंकी ऐप आप डाउनलोड करें, मेरी सेकंड क्लास है ना उसमें मेरे पास थी, मैंने लैपटॉप चेंज किया है। अच्छा, एंकी ऐप में आप क्या करें कि फ्लैश कार्ड बना लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये वर्ड है ना लेथार्जिक, तो आप मेरे साथ ही हैं अभी सर? जी जी मेरा ब्राउजर शो हो रहा है? जी जी सर। ठीक है, ओके। सर शाम भी कुछ सजेस्ट करेंगे सर? पहले मैं अगर अपनी बात कंप्लीट करूँ। अच्छा, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक वर्ड कह रहे हैं लेथार्जिक, वो आपको बोल रहा है, मैंने लिख लिया लेथार्जिक मीनिंग। तो लेथार्जिक जो है ना, आप एक तो याद कर लें कि जैसे एनर्जेटिक होता है ना वर्ड, उसका मतलब होता है कि एनर्जेटिक का मतलब होता है कि जो एनर्जी है जिसके अंदर। तो लेथार्जिक उसका ऑपोजिट है। एक तो आपने इस तरह से याद कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा, यहाँ से आपने इसका मतलब सेंटेंस भी पढ़ लिया कि स्लगिश है, अफेक्टेड बाय लेथार्जी। अच्छा, ये जो मुश्किल से कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस है ना, इसको नहीं याद करें। जैसे यहाँ लिखा है अफेक्टेड बाय लेथार्जी, स्लगिश, एपैथेटिक। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है ना, तो आप लेथार्जिक को बस एनर्जेटिक से याद कर लें कि एनर्जेटिक का ऑपोजिट है लेथार्जिक। फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा ना, तो आप मीनिंग की जगह लिख दें निमोनिक। अच्छा, निमोनिक। तो अब ये क्या कह रहा है, लेथार्जिक साउंड्स लाइक लेथ, लॉस्ट, आर्जिक एनर्जी। सो यू हैव लॉस्ट ऑल योर एनर्जी, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग डल एंड ड्रॉजी। ठीक है, इसका इसने बड़ा अजीब सा बनाया है, लेकिन इसका आप इजी सा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लेथार्जिक का सर तो। सर जी जी। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूसरा रहता है कि जिस तरह मैंने जीआरई के जितने भी वर्ड्स देखे थे तो वो हम्म, इजी लेवल के एक वर्ड भी नहीं है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी थे जो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। तो तो आप इसके नहीं अगर हम, वो। जी जी, अगर जी, मैं इसको इजी मीनिंग याद भी कर लूँ तो ज़रूरी थी नहीं है कि हमारे पास जीआरई में लेथार्जी की आया हो
उसकी उसके जो इसके जो सिनोनिम्स है, एक स्लगिश भी है। तो स्लगिश भी इस तरह है कि पता नहीं चलता इस वर्ड से कि इसका मतलब ही क्या होता है। तो फिर यही मसला आ जाता है कि इजी वर्ड्स तो आने नहीं है, हमेशा हमने जो मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स हो उसको याद रखना है। तो उसका क्या करेंगे? उसका ये है कि आप, अगर आपको ये इशू है ना कि आप लिथार्जी के साथ उसके स्लगिश नहीं याद कर सकते, या आप उसका दूसरे सिनोनिम्स भी आपको लिख, तो आपको फिर अपनी लिस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी की जो आपकी लिस्ट बनी है ना, उसमें फॉर एग्जांपल 700-800 वर्ड है, तो आपको वो लिस्ट की इंक्रीज करके उसकी तादाद ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी अब जैसे लेथार्जिक आपकी वोकैबुलरी की लिस्ट में है, तो एक बंदा कहता है कि यार लेथार्जिक का जब ये याद करेगा तो इसको एपैथेटिक भी याद हो जाना चाहिए, स्लगिश भी याद होना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं हो रहा, तो आप स्लगिश और एपैथेटिक को भी अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर लें, अपनी लिस्ट बढ़ा दें। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये इम्पार्शियल है, तो अब पार्शियल होता है ना, जो पार्शियल का मतलब होता है, अब इसको इस तरह से मैं अगर याद करूँ कि मुझे ये मुश्किल लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँगा यार पार्ट का मतलब होता है हिस्से। पार्शियल बंदा होगा जो ना हिस्से की तरफ जा रहा है, यानी एक दो बंदे हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा, हिस्सा कर रहा है उनके, एक को ज्यादा ट्रीट कर रहा है, एक को कम ट्रीट कर रहा है, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब मैं इम्पार्शियल करूंगा तो वो पार्शियल के ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ये वो बंदा है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। अब ये वर्ड है जो आपने बताया, शीजम, शेवनिज्म, इसकी स्पेलिंग भी बड़ी अजीब है। जो कहता है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जो फीलिंग में बहुत एक्सट्रीम लेवल, जो एक्सट्रीम लेवल की फीलिंग रखता हो। इसको इसको आप इस तरह से याद करें कि ये जो है ना, SCHISM जो एक वर्ड है, इसको आप इस तरह से याद करें कि जो ये इसके अंदर आप देख लें SC, इसको आप याद करें कि ये सेक्ट होता है बेसिकली ना। जो हम सेक्ट, फिरका वारियत नहीं होती, फिरका वारियत में पड़ जाते हैं। तो स्किज्म वो बंदा होता है जो कहता है कि ना मैं सबको फिरका वारियत में डाल दूं, सबके अंदर लड़ाई करा दूं। और सीजर से भी याद कर सकते हैं, तो यार आप देखेंगे ये थोड़ा सीजर से सीजम सीजर से मिल रहा है। ठीक है। यानी आप प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है कि वर्ड्स की याद करें, आपने कोई स्पीकिंग का टेस्ट नहीं देना जी यार। आप इसको उससे सीजम ना बोलें, आप इसको जब याद करें आप सीजम बोलें। ठीक है। आप इसको लेथार्जिक नहीं बोलें जब आप याद करें, इसको आप बोल दें लेट हार्जिक, जो आपको दिल कर रहा है बोलें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट नहीं है, स्पीकिंग का टेस्ट नहीं है। ये गलत चीज़ है कि मैं आपकी ज़िंदगी भर की इंग्लिश खराब कर रहा हूँ इस तरह से, लेकिन फिलहाल जीआरई के लिए कर लें। ठीक है। अगर आपको ये सीजम याद नहीं हो रहा, तो आप इसको सीजम याद करें, और क्या यार सीजम सीजर से मिलता है, सीजर जो है वो काटती है, तो सीजम भी ऐसा बंदा होता है जो ना दूसरों को काटता है, आपस में उनके डिफरेंसेस पैदा करता है, लड़ाइयाँ कराता है, टेरर फैलाता है। ठीक है। तो इस तरह एक वर्ड को ना कैजुअली स्टडी करें, उसको किताबी तौर पर स्टडी नहीं करें। असल में आपने ये वर्ड इजी इजी बताए हैं, तो कोई मुश्किल वर्ड जैसे मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी सर, आप क्या सर, कहना चाहते सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, ये तो शाम कुछ कहना चाह रहे हैं और वैसे भी अब तो हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं, तो जितना 1 मिनट कंप्लीट कर लें। हैं? ठीक है सर, शाम क्या कहना चाह रहे थे, आप बता दें। तो सर मैं सजेस्ट करना चाह रहा था कि वर्ड्स को आप कैसे इजीली याद कर थोड़ा सकते सा हैं। काइंडली जैसे ऊंचा आपने, बोलें सर। सर मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा था कि आप वर्ड्स को कैसे जो है वो याद कर सकते हैं। तो आपने अपने जो एक्सप्लेनेशन के अंदर एक वर्ड मेंशन किया, मेरे मदद के जरिए हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैं उसका लिंक जो है वो